15 लाख रुपया क्या है, रेवरी नहीं ना है। कहीं किसी भी घोषणा पत्र में ये नहीं था कि 15 लाख रुपया किसी अकाउंट में जाएगा। केवल सरकारी नौकरी ही आत्मनिर्भर का निशानी नहीं है। बोला जाता है जैसे किसान की आय दुगनी होगी, ये भी भारतीय जनता पार्टी ने की। आज जो एमएसपी का दाम बढ़ा के जो 40, 44, 45 वर्षों में कांग्रेस की सरकार ने पूर्ववत नहीं किया है, आज एमएसपी कहाँ बढ़ी है? एमएसपी तो लागू ही नहीं हुई। एमएसपी की तो मांग चल रही थी, एमएसपी के लिए तो किसान धरने पे बैठे थे। एमएसपी सबका बढ़ता है, ठीक है। एमएसपी अभी तक तो लागू ही नहीं हुई ना। सरजू राय कोई फैक्टर नहीं है मेरे नजर से। नमस्कार, मौजूद है अभी जमशेदपुर में। बात की जाए चुनावी सियासत की तो यहाँ का जो माहौल है वो काफी गर्म है, क्योंकि अभी हालिया आपने देखा हरियाणा का चुनाव था, जम्मू कश्मीर का चुनाव था। हरियाणा में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली, वहीं दूसरी तरफ जो लोकल दल थे वो जम्मू एंड कश्मीर में अपनी सरकार बनाई। अब देखना ये रहेगा कि क्या आने वाले समय में महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव है विधानसभा का, अब देखना दिलचस्प होगा कि इसमें किसकी दाल गलती है। क्या भारतीय जनता पार्टी जो लगातार सत्ता के लिए संघर्षरत है वो बाजी मार ले जाएगी, या फिर से जीत जेएमएम के खाते में जाकर के गिरेगी। पूर्वी सिंहभूम के प्रत्याशी हमारे यहाँ अनिल कुमार सिंह जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में आपने एक सही दिशा में सही कदम उठाते हुए हम जैसे कार्यकर्ताओं का मनोबल को बढ़ाने के लिए एक जो इंटरव्यू ले रहे हैं, तो सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से जमशेदपुर के समस्त नागरिकों को मेरी ओर से बधाई एवं शुभकामनाएं। यहाँ हम गए ग्राउंड पे गए तो हमें चर्चाओं से पता चला आपकी भी चर्चा कहीं ना कहीं चल रही है, भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलने की उम्मीद है। लोग आपकी दावेदारी को कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि हाँ दावेदार हैं एक अनिल कुमार सिंह जी। आप कैसे देखते हैं अपनी इस दावेदारी को, क्योंकि अभी जो सिटिंग एमएलए की बात की जाए यहाँ से तो सरयू राय हैं, हाल ही में जनता दल उन्होंने नीतीश कुमार जी की पार्टी ज्वाइन की है। अब उम्मीद है कि जनता दल से ही चुनाव लड़ेंगे, तो आप अपने सामने उनकी कैसे प्रतिद्वंदिता मानते हैं? आपको बता दूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का स्थापना काल का सदस्य हूँ। पार्टी में रह के पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में अपनी हिस्सेदारी बखूबी निभाया है। चुनाव का पर्व आया है, चुनाव के पर्व में मैंने भी अपनी दावेदारी पेश की है जी, और अंतिम फैसला तो पार्टी का होता है। आपने कहा सरजू राय जी अभी वर्तमान विधायक हैं जी, उन्होंने भी दावेदारी की है, तो मैं बता देता हूं कि मैं जिस सीट से दावेदारी किया हूं वो पूर्वी जमशेदपुर है। जिस विधानसभा को 8 बार भारतीय जनता पार्टी ने रिप्रेजेंट किया है। 3 बार माननीय स्वर्गीय दीनानाथ पांडे जी ने और 5 बार वर्तमान महामहिम राज्यपाल रघुवर दास जी ने 5 बार जीता है जी। और विगत चुनाव में जो 2019 की 2024 की जो लोकसभा चुनाव हुई, उसमें पूर्वी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने 81 विधानसभा में से सबसे बड़ी बढ़त के साथ पूर्वी विधानसभा जमशेदपुर पूर्वी को जीत दर्ज कराई है। 1,04,000 मतों का अंतर है। इस उम्मीद से हम लोग हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चाहे शीर्ष नेतृत्व जो भी हो, ये सीट किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही चुनाव लड़वा के अपनी झोली में डालना चाहेगी। इसलिए सरजू राय कोई फैक्टर नहीं है मेरे नजर से। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगा उसका मैं सम्मान करूंगा, लेकिन एक कार्यकर्ता होने के नाते, पुराने कार्यकर्ता होने के नाते ये उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से इस सीट को जाने नहीं देगा। अच्छा, क्या लगता है कि मान लेते हैं भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है पूर्वी जमशेदपुर से अनिल कुमार सिंह विधायक बनने के बाद क्या काम करेंगे, क्या विजन है यहाँ की महिलाओं के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के मजदूरों के लिए क्या योजना है, वो क्या विजन लेकर के चल रहे हैं? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी जीत के जाता है तो सबसे पहले अपने घोषणा पत्र पे अमल करता है। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में एक घोषणा पत्र तैयार करती है, उसके आधार पे हम जनता के बीच जाते हैं और उनके जो भी मांग रहती है उस पे काम करते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे जो पूर्वी विधानसभा में पास करने के नाते भी एक आम नागरिक के तहत भी
कुछ समस्या मेरे नजरों में है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत समस्या है। हर वर्ष जब भी नामांकन का सब समय आता है, अच्छे स्कूल का कम होना, जिसके चलते गार्जियन परेशान होते हैं। तो इसको अपनी सुविधा से जो भी है अपने एरिया को तो जगमग कर देती है, लेकिन अभी बहुत विशाल एशिया का सबसे बड़ा बिरसा नगर है बागुन नगर जैसे जो बस्ती है, मणिपीठ जैसे, लक्ष्मी नगर जैसे जो बस्ती है, उसमें मूलभूत सुविधा जल का हो, सड़क का हो, अभी भी काम करने को बहुत कुछ बाकी है। तो अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, MGM है, मेट्रोपॉलिटन सिटी के नाम से जाना जाता है, मान लीजिए जमशेदपुर, जहाँ सब वर्ग के लोग रहते हैं, लेकिन जो MGM में जो सुविधा होना चाहिए, जिस तरह का संचालन होना चाहिए, उसमें बहुत सारी कमी दिखती है। मैं चाहूंगा कि उस पर भी आवाज उठाऊंगा और यहाँ की जनता को लाभ पहुंचाऊंगा। तो समस्याएं तो अनेक है, एक एक करके सबको वरीयता के हिसाब से मूल रूप से शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने की मेरी योजना है। हेमंत सोरेन मैया सम्मान यात्रा लेकर के चल रहे हैं, क्या लगता है उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, उस मैया सम्मान योजना उन्होंने अपने घोषणा पत्र में पहले से दिया था। अगर वो जनता के प्रति वफादार रहते तो जब उनकी सरकार बनी थी उसी समय से अगर मैया योजना को उन्होंने क्रियान्वित किया होता तो आज ये लास्ट चुनावी महीना को देखते हुए जो एक बार दो बार मतलब खाता में पैसा जाएगा, तो ये हुआ कि रेवड़ी बांटो और जनता को मूर्ख बनाओ। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने गोगो दीदी योजना के तहत खुला घोषणा पत्र में तैयार किया है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में बनेगी उस दिन उससे अधिकतम राशि को प्राप्त करते हुए महीना के 11 तारीख को हर जनता के बीच में माँ गोगो मतलब भी मैया होता है, दीदी बोला जाता है, संथाली शब्द है, तो उसके आधार पे हम लोग उसको देने का कष्ट करेंगे। ऐसे घोषणा पत्र की योजनाओं की यदि बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था कि जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनेगी तो 15-15 लाख रुपए हर एक आदमी के खाते में आएंगे। वो अब तक नहीं आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, वो भी अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। इस पे क्या कुछ कहेंगे? देखिए, क्या होता है कि घोषणाएं जो होती है उसको गलत रूप से भी लोग ले लेते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री जब या भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी थी तो हम जनता को उज्जवल भविष्य की कामना किए थे, जिसके आधार पे काला धन वापसी या करप्शन को, भ्रष्टाचार को मिटाते हुए हम जब काम करेंगे तो हर व्यक्ति के ऐसा था कि उसके व्यक्तित्व में विकास होगा, उसकी आर्थिक विकास होगी। और एक शब्द दिया गया था कि हो सकता है कि कहीं किसी भी घोषणा पत्र में ये नहीं था कि 15 लाख रुपया किसी अकाउंट में जाएगा, उसको गलत मैनिपुलेट करके बताया गया था। ठीक है, और रही बात है कि रोजगार की बात है, तो रोजगार केवल सरकारी नौकरी ही आत्मनिर्भर का निशानी नहीं है। आत्मनिर्भरता के लिए बहुत सारे योजना है। आज देखिएगा आप, स्टार्टअप के द्वारा भारतीय जनता पार्टी ने जब स्टार्टअप करने वाले को जो अपनी सुविधा मिलनी चाहिए, अगर उस सुविधा को प्रदान किया है, आज देश के बहुत सारे युवा, ठीक है, विदेशों में रहने वाले युवाओं की को भी छोड़ के वहाँ मतलब उसको भी ताक में देके अच्छी कमाई कर रहे हैं। तो टोटलिटी में देखिएगा, अगर हमको काम करने की लालसा रहेगी तो सरकार के पास जो भ्रष्टाचार पहले क्या था, आप दलाल के बीच जाते थे तब किसी भी काम को आप कर पाते थे, लेकिन आप ऑनलाइन व्यवस्था आने के बाद में अगर आपके मन स्थिति ठीक है, आप कुछ करना चाहते हैं, चाहे अपने लिए करना चाहते हैं या आर्थिक उपार्जन करके कुछ भविष्य में आगे बढ़ना चाहते हैं जिससे देश और राज्य को भी फायदा होता है, तो बहुत सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने लागू की है। और उसको सबसे पहले है कि हम जिस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो अपने मन मस्तिष्क को उस पर एकदम ठोस तरीके से योजना बनाए और उस राह पे चले कि ये हमारा लक्ष्य कैसे पूर्ण होगा। तो अगर सरकार बनती जो चल रही है तो आर्थिक विकास 15 लाख रुपया क्या है, रेवड़ी नहीं ना है, आपके आर्थिक विकास का बोला जाता है। जैसे किसान की आय दुगनी होगी, ये भी भारतीय जनता पार्टी ने की। आज जो MSP का दाम बढ़ा के जो 40, 44, 45 वर्षों में कांग्रेस की सरकार ने पूर्ववत नहीं किया है, आज MSP कहाँ बढ़ी है? MSP तो लागू ही नहीं हुई। MSP की तो मांग चल रही थी, MSP के लिए तो किसान धरने पे बैठे थे। MSP सबका बढ़ता है, ठीक है, MSP अभी तक तो लागू ही नहीं हुई ना। और अगर आय किसानों की आय दुगनी करने की बात की जाए तो जो DAP की बोरी 50 kg की आती थी उसका रेट सेम रह गया, वो
45 किलो की कर दी गई, उसके बाद में फिर 40 किलो की कर दी गई और दाम वही का वही रहा, तो आय दुगनी हुई कहाँ आखिर? नहीं, आज आप अगर हम लोग शहर में रह रहे हैं, हमारा भी गांव से नाता है, ठीक है, और किसान परिवार से ही आता हूँ। अगर आप सही दिल से जाके गांव के किसानों से पूछिएगा तो जो सुविधा दिया गया उनको, किसान को अपने आत्मनिर्भर बनने के लिए, ठीक है, पहले आप दलाल के पास जाते थे, आपके पास खेत था, धन पूंजी नहीं था, ठीक है, आपके अपने हाथ से किसानी नहीं कर सकते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा व्यवस्था की कि आपको उस किसानी करने के पहले ही आपको धन मतलब कुछ सहयोग की राशि के रूप में दे दिया किसान गया। सम्मान निधि योजना के तहत 2,000 रुपए आते हैं, लेकिन 2,000 रुपए में क्या होने वाला है आप खुद बताइए। 2,000 में बीज आप खरीद सकते हैं ना, वो आपको पेट भरने के लिए तो नहीं मिलता है ना। आप जब किसानी करने जाते हैं तब मान लीजिए किसी को जो आप क्या बोले साहूकार के पास जाते थे और उससे उधार लेके आप वहाँ करते थे, और क्या है कि अगर जहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं, पूरे देश में एक तरह का वातावरण तो है नहीं, एक तरह की सिंचाई सुविधा तो है नहीं, तो हम क्या कर जो फसल लगाते हैं अगर अच्छा उपज गया तो किसान का मनोबल बढ़ जाता है। कभी कभी चाहे बाढ़ का प्रकोप हो, तूफान का प्रकोप हो या किसी तरह का सूखा का प्रकोप हो, प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उसमें हम लोग उसमें फेल कर जाते हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी के सरकारें को जो कार्य देख रहे हैं आप, आज अभी पिछले 2 दिन पहले ही आप देख रहे होंगे, तीसरी बार वहाँ की जनता ने बहुत सारे आप टीवी के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से देखते होंगे कि नहीं कांग्रेस वहाँ हावी है, ऐसा है वैसा है, तरह का आरोप लगाया, लेकिन एक सरकार की गुणवत्ता थी और जो मैनेजमेंट था भारतीय जनता पार्टी संगठन के मार्फत से चलती है, ये दोनों का मिश्रण ने आज तीसरी बार हरियाणा में हैट्रिक जीत करके रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले है हरियाणा में कभी तो हरियाणा की भाजपा की जीत पर तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। वहां पे कई ईवीएम जो है 90% से ज्यादा चार्ज पाई गई है। बात करें तो 2 दिन पहले ही नायब सिंह सैनी जो वहां के वर्तमान मुख्यमंत्री थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बतौर ये कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं, हमने जीत की व्यवस्था कर दी है। तो इससे कहीं ना कहीं संदेह बनता है कि कुछ सेटिंग रही होगी। देखिए, शब्दों का जाल से जो विपक्ष है वो विपक्ष का रोल अदा करेगा। आप भी भारत के नागरिक हैं और मीडिया से जुड़े हुए हैं, बराबर देखते हैं विपक्ष को जब कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो ईवीएम खराब का मुद्दा उठा देता है, ठीक है, तो ये पचड़ा में नहीं पड़ना है। वहाँ की जनता वहाँ की हरियाणा की जनता का आप अपमान कर रहे हैं। अपमान जनता का नहीं होना चाहिए। जब आप कर्नाटक में जीत दर्ज करते हैं, दूसरे राज्यों में दर्ज करते हैं, जम्मू कश्मीर में भी चुनाव साथ में हुआ, वहाँ की जीत को स्वीकार करते हैं और ईवीएम को सही ठहराते हैं, तो आप हरियाणा का ईवीएम का क्यों हो गया नायब? और शब्दों के जाल में तो कोई भी फंसा सकता है। सिक्का के 2 पहलू होते हैं। आपके नजरिया ठीक होनी चाहिए, आप क्या देखना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं जनता को। तो ये सब बेकार बकवास की है, ओछी राजनीति का परिचायक है इन तरह का आरोप लगाना। यहाँ आप जनता के बीच में जब कैंपेनिंग करने के लिए जा रहे हैं चुनाव, तो क्या कह रहे हैं जनता से? किस बेसिस पे आप वोट मांग रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, चीजें बता रहे हैं कि नहीं इस बार मैं कैंडिडेट हूँ, मैं जीतूंगा तो ये करूंगा वो करूंगा, तमाम क्या मैनिफेस्टो वगैरह आपका है? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। मैं अभी से कोई अपने तरह से वादा या प्रत्याशी मान के नहीं चल रहा हूँ। प्रत्याशी चयन का एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में मैंने अपने को खड़ा पाया है, ठीक है। जब प्रत्याशी बन जाऊंगा तो कुछ इंडिविजुअल भले जोड़ के किसी जनता को कुछ बोलूंगा, ठीक है, कि लोकल समस्या आती है, कुछ समस्या हो सकता है हमारे संगठन को ध्यान में नहीं है, लेकिन हम जिस दल के कार्यकर्ता हैं ये बराबर 365 दिन हम लोग संगठन का कार्य करते हैं और वहाँ का जनहित के मुद्दा को उठाते हैं। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को बताते हैं कि भाई ये सरकार ये गलती कर रही है या आपको ये होना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। ये 365 दिन चलता है, इसलिए इंडिविजुअलिटी अभी कोई सवाल नहीं है। वैसे मैं कोई भी या अभी मतलब जगह में जनता के बीच नहीं जा रहा हूँ कि मैं ही प्रत्याशी हूँ, मुझे चाहिए। मैं जब तक भारतीय जनता पार्टी मुझे प्रत्याशी रूप से घोषित नहीं करती है तब तक एज ए कार्यकर्ता ही मैं काम करता हूँ और पार्टी के संगठन जो भी मुझे कार्य देता है मैं उस कार्य का निष्पादन करता हूँ। ये जमशेदपुर का पूर्वी जमशेदपुर विधानसभा है जो भाजपा का एक मजबूत गढ़ रहा है, जहां से रघुवर दास ने इस सीट को रिप्रेजेंट किया है, मुख्यमंत्री बने, तमाम चीजें हैं। अब देखना ये होगा कि क्या इस बार भाजपा अपना गढ़ बचा पाएगी या जेएमएम बाजी मार ले जाएगी। और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सरयू राय इसी सीट से
जनता दल यूनाइटेड से चुनाव लड़ेंगे। दिखाते रहेंगे आपको हम यहाँ की क्या हकीकत है, कौन क्या कर रहा है, तमाम चीजें जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।